नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने भारत में परिवहन को लेकर अपने परिचर्चा की थी। आज अपन उससे आगे परिचर्चा शुरू करेंगे। आज का जो अपना नया टॉपिक होगा वो होगा कृषि। मतलब आपसे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए अपन इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इस टॉपिक को याद रखने में। बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा कृषि। आज का अपना टॉपिक क्या होगा? कृषि, अर्थात कृषि से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। आपने ज्योग्राफी में पहला टॉपिक क्या पढ़ा? आपने ज्योग्राफी में पहला टॉपिक पढ़ा वायुमंडल। भाई पहला टॉपिक तो क्या पढ़ा? वायुमंडल। दूसरा टॉपिक पढ़ा अपन ने सौरमंडल। तीसरा टॉपिक पढ़ा अपन ने भारत में परिवहन। और चौथा टॉपिक है आज अपना कृषि। तो कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, उन्हीं की अपन परिचर्चा करेंगे। और अभी देखो नेवी एयरफोर्स की जो एग्जामें लग रही हैं, उन एग्जामों में भी कृषि से जुड़े कई ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। तो अपन उन्हीं से शुरू करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहीं से बन जाएगा। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहने का मतलब है कि भारत कृषि प्रधान देश वह देश होता है जिसकी अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश का मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हो, वह कृषि प्रधान देश कहलाता है। मतलब जितनी जनसंख्या उसका 50% प्लस अगर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है तो उसे कृषि प्रधान देश कहते हैं। और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55%, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55% लोग किस पर निर्भर हैं? तो लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत नहीं, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में से एक देश है चाइना। चाइना भी एक कृषि प्रधान देश है। चाइना की भी अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है, जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए तो भारत के प्रथम कृषि मंत्री, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? कई बार यह भी प्रश्न आ गया, भारत के प्रथम एग्रीकल्चर मिनिस्टर या प्रथम कृषि मंत्री। तो भारत के पहले कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या थे? कृषि मंत्री थे। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि सर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री कैसे हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो देश के राष्ट्रपति थे। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने थे 1950 में। कब बने थे? 1950 में। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उस टाइम देश के कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले क्या थे? कृषि मंत्री थे। तो पहले कृषि मंत्री ये थे। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान में देश के कृषि मंत्री कौन है, अगर वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो याद रखना नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में देश के क्या हैं? कृषि मंत्री हैं। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में क्या हैं? तो कृषि मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है ना? तो भाई नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में देश के क्या हैं? कृषि मंत्री।
क्या है देश के, तो कृषि मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। यह एयरफोर्स की एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्रश्न की बात की जाए कि देश के फर्स्ट कृषि मंत्री कौन थे, ये नेवी की एग्जाम को लेकर बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नेवी के अंदर करंट अफेयर्स कम पूछा जाता है, जबकि एयरफोर्स में करंट अफेयर्स बहुत अधिकांश पूछा जाता है। इसीलिए आपको एयरफोर्स में करंट अफेयर से रिलेटेड बातें याद रखनी है। तो नरेंद्र सिंह तोमर देश के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, जबकि देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात की जाए तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा, किसकी सरकार के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में, सरकार ने वर्ष 2004 में किसकी स्थापना की, किसान कॉल सेंटर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, किसान कॉल सेंटर की स्थापना की। तो एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि किसान कॉल सेंटर की स्थापना देश के किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, तो जब किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इन्हीं की सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में किसकी स्थापना की गई थी, किसान कॉल सेंटर की स्थापना करने का कार्य किया गया था। ये किसान कॉल सेंटर क्या है, इस किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, इसे किसान कॉल सेंटर के माध्यम से देश का कोई भी किसान, देश का कोई भी किसान जो है वह अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का फोन करके या कॉल से या मोबाइल से क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं का निर्धारण कर सकता है। उसे ही किसान कॉल सेंटर नाम दिया गया। जैसे मान लो अपने कोई भी मोबाइल से जुड़ी समस्या होती है तो अपन मोबाइल कस्टमर केयर वालों को फोन करते हैं, एज इट इज ऐसे ही अगर आपको कृषि से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसान कॉल सेंटर की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा कब की गई थी, 2004 में करने का कार्य किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, देश के कुल भूभाग के, देश के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। देखिए देश के कुल भूभाग के 51% भाग पर तो क्या होती है, कृषि। देश के कुल भूभाग के 51% भाग पर तो होती है कृषि। देश के कुल भूभाग में से 54% जो भूमि है वो है बंजर, 54% भूमि क्या है, बंजर। और 21% भूमि पर क्या है, वन। 21% भूमि पर क्या है, वन। और 4% भूमि पर क्या है, चारागाह। 4% भूमि पर क्या है, तो चारागाह है स्थित है। तो कुल मिलाकर कितना परसेंट हो गए यहां से, तो कुल मिलाकर परसेंट हो गए 100% हो। कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। अब देखिए दिमाग में आया कि सर 100% 51 पर तो कृषि करते हैं, जी समझ गए। 24% भूमि ऐसी है जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता, बंजर पड़ी है, चलो ठीक है। 21% भाग पर है वन, समझ में बात है। 4% भाग पर है चारागाह है, बिल्कुल ठीक है। तो मनुष्य कहाँ रह रहा है, अरे जिस स्थान पर भारत के अंदर मनुष्य रह रहा है उस स्थान को निकाल दो। जो भूमि खाली है ना, उस खाली भूमि को किसके नाम से जानते हैं, भूभाग। खाली भूमि को भूभाग के नाम से जानते हैं। उस जो खाली पड़ी भूमि में से 51% भाग पर तो लोग कृषि करते हैं, 24% भूमि क्या है, बंजर है। इसके अलावा 21% भूमि पर वन है और 4% भूमि पर चारागाह है। आपकी एग्जाम में एक तो यह प्रश्न पूछा गया है कि देश के कुल भूभाग के कितने % भाग में कृषि होती है। बेटा ये एग्जाम में आ गया, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। और कितने % भारत के कुल भूभाग के कितने % भाग पर वन है, यह भी आपकी एग्जाम में आ गया। अभी तक बंजर भूमि का उल्लेख एयरफोर्स नेवी में नहीं हुआ है, सिर्फ एनडीए में हुआ है। हाँ, ये कितने % भूमि बंजर है देश के अंदर, ये एनडीए की एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन एयरफोर्स नेवी की अगर बात की जाए तो इसमें कितने % भाग पर कृषि और कितने % भाग पर वन है, ये दो बातें पूछी जा चुकी हैं। तो बताओ कितने % भाग पर वन है, 21। कितने % भाग पर है कृषि, 51। बंजर 24। जैसलमेर का इलाका देख लो, जैसलमेर का इलाका पूरा बंजर है जी, वहां पर किसी प्रकार की कृषि नहीं की जाती है। तो ऐसे बहुत पथरीले इलाके हैं, सिक्किम जैसे ऐसे जो पूर्वी राज्य हैं, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये भारत के पूर्वी राज्य हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य हैं, इनके अंदर कृषि बहुत कम होती है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत के अंदर बहुत उपयुक्त मिट्टी है,
कृषि के लिए, इसलिए वहां पर कृषि बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें यहां से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100% अपने विश्वास के साथ ये बोल रहा हूं, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ ले, इसके अलावा आपको कोई भी किताब वगैरह कुछ भी खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके प्रश्न हुबहू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो याद रखना, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को खोला गया। 17 नवंबर 1960 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पहला क्या खोला गया? कृषि विश्वविद्यालय खोला गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं के समय देश में क्या खोला गया? पहला कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले कहां खोली गई? उत्तर प्रदेश राज्य में खोली गई। कब खोली गई? 17 नवंबर 1960 को। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना बेटा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 17 नवंबर 1960 को देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 17 नवंबर 1960 को करने का कार्य किया गया था। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाद में क्या हुआ, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश राज्य से एक नया राज्य बना। उत्तर प्रदेश राज्य से एक अलग राज्य का क्या हुआ? एक नए राज्य का गठन हुआ। उस राज्य का नाम दिया गया उत्तराखंड। जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिसे अपन तेलंगाना के नाम से जानते हैं। भाई उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से एक नए राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को, जिसे अपन तेलंगाना के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य से एक नए राज्य का गठन किया गया, उसे उत्तराखंड राज्य के नाम से जानते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग करके नया राज्य बनाया गया, तो वो ये कृषि विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था वो उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। इसका मतलब है कि ये वर्तमान के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है, वर्तमान में भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था, ये वर्तमान में भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो नाम है गोविंद वल्लभ पंत। नाम क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम पूछ सकता है आपको। तो पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य से एक नया राज्य बना उत्तराखंड, इसमें चला गया। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ये भारत का उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, सॉरी यूपी था, ठीक है, ये भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है। अब मान लो ये कृषि विश्वविद्यालय यहां पर था। अब इस उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े हो गए, ये तो उत्तर प्रदेश हो गया और ये उत्तराखंड हो गया। अब तो बताओ ये कृषि विश्वविद्यालय किसके हाथों में आ गया? तो कन्फर्म ये उत्तराखंड के हाथों में आ गया, ये उत्तराखंड राज्य में चला गया। इसीलिए उत्तराखंड राज्य में चला गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय नाम देने का कार्य किया गया। ये जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर जो भी बातें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सुनना, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश। कब हुआ? 1960 में। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में कहां पर है? उत्तराखंड में। किस नाम से जाना जाता है? तो यह गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट? मेरे अकॉर्डिंग किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार, कि भाई किस किस प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, तो कृषि के प्रकार हैं, इसको लेकर अपन परिचर्चा करते हैं। यहीं से भी इक्का दुक्का प्रश्न बनता है जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कौन सी कृषि का प्रकार है? जैविक कृषि।
कौन सी कृषि? जैविक कृषि, या इसी का ही दूसरा नाम है ऑर्गेनिक कृषि। जैविक कृषि या इसी का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कृषि। जैविक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि कौन सी होती है? कौन सी ऐसी कृषि है जिसे जैविक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि के नाम से जानते हैं? तो सुनना बच्चा, वह कृषि जिसमें केवल गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल किसका प्रयोग करते हैं? गोबर खाद का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? गोबर खाद का ही प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन या कीटनाशक दवाई का क्या नहीं करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं। उस कृषि को कौन सी कृषि के नाम से जाना जाता है? उसे ऑर्गेनिक कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन गांव में क्या करते हैं? अपन खेती करते हैं, तब सबसे पहले अपन खाद डालते हैं, बाद में उसमें क्या करते हैं? उस खाद को अपन क्या करते हैं? अलग अलग करने का कार्य करते हैं। फिर बारिश होती है, उसके बाद अपन हल की जुताई करते हैं, फिर अनाज बड़ा होता है थोड़ा, फिर उसका निराई गुड़ाई करते हैं। इसके पश्चात जब अनाज मध्यम स्थिति में आ जाता है, अपन उस समय क्या करते हैं? यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डालते हैं ना, इसका मतलब यूरिया एक कीटनाशक पदार्थ है, उसका प्रयोग आप नहीं करोगे। बगैर यूरिया के जो फसल आपने बो दी, वो जैसी भी है हो गई, उसको आपने कटाई कर ली, निकाल लिया, वही कृषि ऑर्गेनिक कृषि कहलाती है। ठीक है ना? तो अपन तो यूरिया का प्रयोग करते हैं, फसल अच्छी हो इसके लिए इसमें स्प्रे भी करते हैं, उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगे उसके लिए भी अपन स्प्रे करते हैं। इसका मतलब आप कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए वो कृषि जैविक कृषि नहीं कहलाती है। जैविक कृषि वही होती है, आपने बुआई से पहले खाद डाल दी, गोबर खाद, उसके बाद आपने कटाई तक किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं किया, किसी भी प्रकार खाद का प्रयोग नहीं किया, वही कृषि जैविक कृषि कहलाती है। ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो जैविक कृषि करता है? तो बेटा उस राज्य का नाम हो जाएगा सिक्किम। उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो जैविक या फिर कौन सी कृषि करता है? जैविक या ऑर्गेनिक कृषि करता है। कौन सी कृषि करता है? जैविक या ऑर्गेनिक। तो याद रखना, जैविक या ऑर्गेनिक कृषि करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो बेटा उस राज्य का नाम है सिक्किम। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये करंट का प्रश्न भी है और नेवी में भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको बड़ी गहराई के साथ आपको याद रखना है। समझ गए जैविक कृषि कौन सी होती है? आगे देखिए, नंबर 2 मिश्रित कृषि। नंबर 2 किसकी बात करेंगे? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कौन सी होती है? देश के तमाम किसान जो हैं, देश के जितने भी किसान हैं, सारे मिश्रित कृषि करते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि भी करे और साथ साथ में पशुपालन भी करे। इन दोनों काम जो एक साथ करेगा, जो दोनों काम एक साथ करेगा, उस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? उसे मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। आप कृषि भी कर रहे हैं, साथ में पशुओं को भी पाल रहे हैं, और आपने देखा होगा देश का प्रत्येक किसान क्या करता है? कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम भी करता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 आएगी गहन कृषि। नंबर 3 कौन सी आएगी? गहन कृषि। तो बेटा गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि का हो गया कम भूमि में ज्यादा पैदावार, कम भूमि में ज्यादा पैदावार करने की प्रक्रिया, कम भूमि में ज्यादा पैदावार करने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं? कम भूमि में ज्यादा पैदावार करने की प्रक्रिया को गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। आपके पास भूमि तो है कम, आप पैदावार कर रहे हैं ज्यादा। यह कृषि अधिकांशतः दक्षिणी भारत में होती है, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट के अंदर ये सबसे ज्यादा होती है। अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर जगह बहुत है लेकिन कृषि बहुत कम होती है। क्यों? यहाँ पर पहली बात तो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नदी या नहर नहीं है, इसलिए राजस्थान के अंदर जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी कृषि उत्पादन में अपन बहुत पीछे हैं। इसके पीछे सीधा कारण है उपजाऊ भूमि नहीं है और वो क्या नहीं है? नदियां या नहर नहीं है। जबकि दक्षिणी भारत के अंदर जमीन कम है लोगों के पास, लेकिन पैदावार अपने से भी ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मिट्टी भी ज्यादा है, उपजाऊ मिट्टी है,
प्लस में उनके पास नहर या नदी की भी सुविधा है, ठीक है, उसे गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 आएगा आदर कृषि। कौन सी कृषि? आदर कृषि। आदर कृषि कौन सी होती है? 110 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले 110 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर की जाने वाली कृषि। 110 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले स्थान है ना, उस स्थान पर जो कृषि होती है उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। पूरा दक्षिणी भारत जो है ना वो आर्द्र कृषि करता है, क्योंकि पूरे दक्षिणी भारत के अंदर 110 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बरसात होती है, जबकि जो भारत का उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसलिए उत्तरी भारत कौन सी कृषि करता है? उत्तरी भारत जो है वो शुष्क कृषि करता है। कौन सा कृषि करता है? शुष्क कृषि। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुष्क कृषि कौन सी होती है, तो सीधे इसका उल्टा कर दो, 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों पर की जाने वाली कृषि। तो 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो स्थान है वहां पर जो कृषि होती है वो शुष्क कृषि कहलाती है। राजस्थान सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। आर्द्र कृषि 110 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर की जाने वाली कृषि। गहन कम भूमि में ज्यादा पैदावार। मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ कौन सा काम करना? पशुपालन का काम करना। कौन सी कृषि कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है, सॉरी, ठीक है। कितनी हो गई? 5, ठीक है ना। नंबर 6 देखिए। नंबर 6 की बात की जाए तो बात करेंगे रिले क्रॉपिंग। किसकी बात करेंगे? रिले क्रॉपिंग की बात करेंगे। तो रिले क्रॉपिंग कौन सी कृषि होती है? तो रिले क्रॉपिंग हो गया एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में 4 फसल प्राप्त करने की प्रक्रिया। एक वर्ष में 4 फसल प्राप्त करने की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? तो जो व्यक्ति एक वर्ष के अंदर एक ही भूमि में 4 प्रकार की फसल का पैदावार करता है उसे रिले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे दक्षिणी भारत में ऐसे किसान हैं जो एक ही क्या करते हैं, 365 दिन के अंदर अपने एक खेत के अंदर 4 प्रकार की कृषि करते हैं। जबकि राजस्थान की 90% से अधिक जनसंख्या एक ही कृषि करती है। वो कौन सी कृषि है? वो है खरीफ की फसल उगाती है। रबी की, जायद की ये नहीं करते क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम है। जबकि दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं वह ये कृषि ज्यादा करते हैं। उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं कृषि की भाषा में। एक है एले क्रॉपिंग, नाम क्या हो जाएगा? एले क्रॉपिंग। तो एले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, वृक्षों की पंक्तियों के मध्य की जाने वाली कृषि। वृक्षों की पंक्तियों के मध्य की जाने वाली कृषि। तो वृक्षों की पंक्तियों के मध्य की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे मान लो आपका ये खेत है, ठीक है, इस खेत के अंदर मान लो आपने आम के पौधे लगा रखे हैं। ये भाई आम के पौधे लगा दिया आपने। अब भाई आम के पौधे तो लग गए, अब आम तो साल में एक बार लगते हैं। आम लग गए, आपने आम तोड़ लिए, इसके बाद अगले साल जब तक आम नहीं लगेंगे तब तक तो ये भूमि क्या रहेगी जी? ये खाली रहेगी। भाई श्योर है खाली रहेगी। इसलिए आप क्या करोगे? इन पेड़ों के बीच में, भाई इन पेड़ों के बीच में जो जगह है, इन पेड़ों जो पेड़ है, इन पेड़ों के बीच में जो ये स्पेस पड़ा है, इनके अंदर आप क्या करोगे? कोई भी फसल को बो दोगे। तो ये कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? ये एले क्रॉपिंग कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है? एले क्रॉपिंग। मतलब दो वृक्षों के बीच में जो कृषि होती है उसे एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। और रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? एक वर्ष में 4 फसल प्राप्त करने की प्रक्रिया को रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहेगा जैविक कृषि, कि एकमात्र भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जैविक कृषि करता है? तो राज्य का नाम बेटा हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब बात करेंगे कृषि क्रांति की। इंपॉर्टेंट हेडिंग है कृषि में, कृषि क्रांति। किसकी बात करेंगे? तो कृषि क्रांति को लेकर परिचर्चा करेंगे। ये आपके लिए यहां से बहुत यूजफुल रहने वाला है। ये यहां से क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग में बात करूं तो देखिए
बात करते हैं कृषि क्रांति। सबसे पहले कृषि क्रांति जो आएगी वो आएगी हरित क्रांति। आपने छोटी क्लासों में बहुत बार नाम सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। क्रांति क्या है? पहली बात तो अब मैं क्रांति का अर्थ आपको समझा रहा हूं, इस अर्थ को समझने की कोशिश करना। क्रांति का मतलब होता है हरित, जैसे बोलो कृषि क्रांति। मान लो आपके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपके खेत में जो आपने बीज बोया, वो बीज मान लो उससे फसल अच्छी नहीं हुई, तो क्या आप अगले साल वही बीज वापस बोएंगे क्या? मान लो आपने इस साल जो बीज बोए उससे मान लो अच्छी फसल नहीं हुई, पानी भी, बरसात भी अच्छी हुई, आपने पानी भी अच्छा दिया, फिर भी आपको खाद भी अच्छी डाली, फिर भी पैदावार नहीं हो रही, इसका मतलब बीज में कमी है। तो आप क्या अगले साल उसी बीज को बोएंगे? ना जी, हम उस बीज को नहीं बोएंगे, हम नया बीज लेकर आएंगे। तो आप नया बीज लेकर आ गए तो उससे आप क्या कहते हैं? हरित क्रांति। अर्थात हरित क्रांति का मतलब है फसल उत्पादन को दोगुना करना। फसल उत्पादन को दोगुना करना। फसल उत्पादन को क्या करना? दोगुना करना। तो फसल उत्पादन को दोगुना करना इसका सबसे बड़ा मकसद। हर किसान यही चाहता है कि पिछले साल की बजाय अब की बार मेरे अनाज में थोड़ी वृद्धि हो, यही करता है। इसलिए जब जब ये किसान ने चाहा तब तब हरित क्रांति हुई। अरे सीधा सीधा है, जो बीज से अच्छी फसल नहीं हो रही उसकी बजाय दूसरा बीज ले आओ, उसी क्रांति को उसी चीज को हरित क्रांति कहते हैं। देखिए, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, विश्व में सर्वप्रथम, यहां से बड़े प्रश्न बनेंगे, विश्व में सर्वप्रथम शुरुआत जो है इस क्रांति की, विश्व में सर्वप्रथम शुरुआत इस क्रांति की कौन से देश में हुई? तो याद रखना, मैक्सिको। तो सबसे पहले इस हरित क्रांति की शुरुआत कौन से देश में हुई? मैक्सिको देश में सबसे पहले हुई। मैक्सिको दुनिया का सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया का सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको। इसी मैक्सिको देश में सबसे पहले हरित क्रांति की क्या हुई? शुरुआतें हुई। इस क्रांति का विश्व में जनक किसे कहते हैं? विश्व में जनक, हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है? तो याद रखना, हरित क्रांति का विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग। किसे कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग नामक जो व्यक्ति है, इस नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का क्या कहते हैं? जनक। सबसे पहले ये इसी के विचार दिमाग में आया। तो अगर आपको पूछ ले कि भारत में जनक किसे कहते हैं, इस क्रांति का भारत में जनक, कि भाई हरित क्रांति का भारत में लाने का विचार सबसे पहले किस बंदे का था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। बंदे का नाम क्या था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कौन सी क्रांति लेकर आए थे? हरित क्रांति लेकर आए थे। ठीक है। और भारत में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? अगर आपको भारत में इस क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो वर्ष 1966-67 में। कब हुई? वर्ष 1966-67 के अंदर भारत में इस क्रांति की क्या की गई? शुरुआत की गई। और जब भारत में शुरुआत हुई उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिसे आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा वर्ष 1966-67 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में कौन सी क्रांति लाई गई? हरित क्रांति लाई गई। अब देखिए, यहां से प्रश्न बन रहे हैं 6, और ये 6 के 6 प्रश्न आपको बता दूं पूरे कृषि टॉपिक में, मैं आपको जितना भी कृषि टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कृषि क्रांतियां ही हैं। इसको आपको बड़ी गहराई के साथ आपको क्या करना है? याद रखना है। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो बताओ, हरित क्रांति का संबंध क्या है? इसका मकसद था भारत के अंदर फसल उत्पादन को दोगुना करना। विश्व में जनक किसको कहते हैं? मैक्सिको को। विश्व में इस व्यक्ति कौन था जिसको? नॉर्मन बोरलॉन्ग। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन।
इसकी क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 1966-67 में। और इस समय देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्या हुआ भारत में ऐसा 1966-67 में? सुनना, 1966-67 से पहले भारत जो था वह जो खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं चावल की जो था ना, भारत में अधिकांश लोग गेहूं और चावल का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, खाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये भारत की सबसे बड़ी दो फसल हैं। और 1966-67 से पहले भारत में क्या करता था? भारत के अंदर इतना ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं होता था जिससे देश की क्या हो सके? पूर्ति हो सके। इसलिए भारत 1966-67 से पहले दूसरे देशों से गेहूं और चावल का आयात करने का कार्य करता था। लेकिन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से लाई गई हरित क्रांति के बाद 1966-67 के बाद भारत ने कभी भी गेहूं और चावल का आयात नहीं किया। आज अपन गेहूं और चावल के मामलों में दुनिया के टॉप 5 देशों में आते हैं, अर्थात अपन आज इन खाद्यान्न फसलों का निर्यात करते हैं। यह संभव केवल और केवल हरित क्रांति के बलबूते पर ही हो पाया। क्या हुआ? तो सुनना, देखिए वर्ष 1966-67 के अंदर इस क्रांति के तहत भारत के सबसे पहले इन दो राज्यों में क्रांति लाई गई। तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के किन दो राज्यों में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो भारत के पंजाब और जो हरियाणा राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में सबसे पहले भारत सरकार हरित क्रांति लेकर आई। अरे कोई भी जब ट्रायल करते हैं तो क्या सब पर करते हैं क्या ट्रायल? नहीं जी, जब कोई भी ट्रायल करते हैं तो एक पर किया जाता है, एक वस्तु पर ट्रायल होता है। अगर सक्सेस रही तो सब पर ट्रायल सबके लिए खोला जाएगा वही, और जब सक्सेस नहीं रही तो मान लो नहीं होगा। जैसे मान लो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस की मान लो वैक्सीन आ गई, तो सबसे पहले 2-3 व्यक्तियों पर ट्रायल किया जाएगा। उससे अगर ठीक हो रहे तो सबको दी जाएगी, अगर ठीक नहीं हो रहे तो उसको वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। अब भारत के अंदर जब हरित क्रांति को लाया गया तो सबसे पहले ट्रायल के लिए इन दो राज्यों को चुना गया, पंजाब और हरियाणा। और सबसे पहले हरित क्रांति किन दो फसलों पर लाई गई? एक तो गेहूं की फसल और दूसरी चावल। तो गेहूं और चावल फसल ये मेन फसल थी, इसलिए इन दोनों पर सबसे पहले हरित क्रांति लाई गई। और इस क्रांति के तहत गेहूं के बीज तो लाए अपन मैक्सिको से। भाई इस क्रांति के तहत गेहूं के जो बीज थे वो गेहूं के बीज तो लाए मैक्सिको से, और चावल के बीज लाए फिलीपींस देश से। भाई चावल के बीज तो कौन से देश से लेकर आए? फिलीपींस से। तो भारत सरकार ने गेहूं के बीज लिए मैक्सिको से, चावल के बीज लिए फिलीपींस से, और पंजाब और हरियाणा के किसानों को दे दिए कि आप इनकी बुआई करो, आप इनकी क्या करो? बुआई करो। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मैक्सिको से और फिलीपींस से लाए गए बीज की बुआई की। बुआई करने के बाद क्या हुआ? फसल का उत्पादन हुआ। उत्पादन के बाद फसल को काटा गया, और जब निकाली गई फसल को अंतिम रूप में तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। गेहूं का जो हर साल उत्पादन हो रहा था इससे भी क्या हुआ? 2 गुना उत्पादन हुआ। मान लो जिस व्यक्ति के एक खेत के अंदर मान लो 10 गेहूं की बोरी हो रही थी, उसकी 20 गेहूं की बोरी हुई, और यह क्रांति गेहूं के ऊपर अपने देश में सफल रही। इसके बाद अगले साल 1967-68 में देश के तमाम उन किसानों को मैक्सिको से लाए गए बीज दिए गए जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, और अपने देश आज गेहूं के मामले में टॉप 5 देशों में गिना जाता है। ये सिर्फ हरित क्रांति के बलबूते पर ही सक्सेस हो पाया। चावल वाले मामले में क्या हुआ? चावल वाले मामले में थोड़ा उल्टा हो गया। हर साल जो उत्पादन हो रहा था उसका क्या हो गया? आधा। हर साल जो उत्पादन हो रहा था उसका क्या हुआ? आधा उत्पादन हुआ। मतलब जिस व्यक्ति के एक खेत में मान लो 10 चावल की बोरी उत्पादित हो रही थी वो उसका 5 हो गई। मतलब चावल में अपने को नुकसान हुआ लेकिन गेहूं में अपन सफल रहे। इसीलिए चावल को हरित क्रांति का क्या कहते हैं? अनाथ शिशु। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए हरित क्रांति का अनाथ शिशु किसे कहते हैं, तो हरित क्रांति का अनाथ शिशु चावल को कहते हैं। किसको कहते हैं? चावल को हरित क्रांति का अनाथ शिशु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो चावल था उसका उत्पादन हमेशा की बजाय कितना हुआ? आधा। अब देखो ट्रायल यहीं पर खत्म। इसका मतलब फिलीपींस से जो बीज लाए गए वो किसी भी राज्य के
व्यक्तियों को नहीं दिए गए जो चावल का उत्पादन करते हैं। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि यहाँ से स्पष्ट हो गया क्या कि भाई चावल ये बीज अच्छे नहीं हैं। और अपन गांव में ऐसे ही तो करते हैं, जैसे मान लो अब की बार आपने बाजरा बोया और आपके बाजरा अच्छा नहीं हुआ, और आपके मामा जी ने, गरवा मामा जी है जो ननिहाल वाले, उन्होंने बाजरा बोया, उनके अच्छा हुआ, तो अगले साल अपन वही बीज लेकर आएंगे, है ना। तो अपन मैक्सिको ये देश थे ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा था, इसलिए अपन यहीं से बीज लेकर आए, बुआई की, और अपने भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। ऐसे ही काम को कृषि के अंदर क्रांति, हरित क्रांति बोलते हैं। अपन तो हर साल करते हैं भाई, देश के किसान जो हैं वो हर साल हरित क्रांति करते हैं भाई। अच्छा उत्पादन नहीं हुआ तो नया बीज लेकर आएंगे, अच्छा उत्पादन हो गया तो वही बीज बोएंगे। लेकिन किसी न किसी फसल में अपन हर साल जरूर क्या करते हैं, हरित क्रांति करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहां से भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो राज्यों में हरित क्रांति लाई गई, पंजाब और हरियाणा। कितनी फसल पर लाई गई, 2, गेहूं और चावल की फसल पर यह क्रांति लाई गई। इसके अलावा गेहूं के बीज हरित क्रांति के तहत कौन से देश से आयात किए गए, मैक्सिको से, और चावल के बीज फिलीपींस से हुआ। हरित क्रांति सफल किस फसल पर रही, तो गेहूं के में सफल रही, और असफल किस में रही, चावल में। इसलिए चावल को हरित क्रांति का क्या कहते हैं, अनाथ शिशु के नाम से जाना जाता है। और इससे भी ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये यूजफुल है। सबसे शुरुआत इसका संबंध कौन से देश में, विश्व में जनक, भारत में जनक, शुरुआत कब हुई, और इसमें प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है ना। इसके बाद देश का जो प्रत्येक किसान था वो कांग्रेस सरकार को चाहने लगा कि कांग्रेस सरकार के बलबूते पर आज इतना उत्पादन हुआ, और आज अपन अनाज में बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरी क्रांति, और दूसरी क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। दूसरी क्रांति का नाम क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति। इसी का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध, मतलब इसी को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इसका संबंध किससे है, तो याद रखना दुग्ध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए या दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने देश में कौन सी क्रांति लाई गई, व्हाइट या श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। अब मैं आपको सुनना मेरी बात गौर से, नवंबर 2020 एग्जाम थी इंडियन एयरफोर्स, और तारीख भी सुन ले साथ साथ में, 6 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में, 6 नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट में इंडियन एयरफोर्स के अंदर यह प्रश्न पूछा गया कि श्वेत क्रांति का संबंध है, तो आपको क्या देना है आंसर बेटा, दुग्ध उत्पादन। और इसके अलावा नेवी में भी यह प्रश्न आ चुका है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो याद रखना ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। याद रखना, बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज, किसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यह भी आपकी एग्जाम में आ चुका है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। इस क्रांति को लाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका जिस बंदे की थी उसका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इस क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई, इस क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 1970। तो वर्ष 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा भारत में श्वेत क्रांति लाई गई। और इसी क्रांति के तहत गुजरात राज्य के, कौन से राज्य के, गुजरात राज्य के आणंद जिले में, गुजरात राज्य के आणंद जिले में, कौन से जिले में, तो गुजरात राज्य के आणंद जिले में अमूल कंपनी की स्थापना की गई।
गुजरात राज्य के आणंद जिले में कौन सी कंपनी की स्थापना की गई? अमूल कंपनी की स्थापना की गई। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि अमूल कंपनी की स्थापना कब की गई? तो अमूल कंपनी की स्थापना वर्ष 1970 में श्वेत क्रांति के तहत की गई। अमूल की फुल फॉर्म, ए का तो मतलब हो जाएगा आणंद, ठीक है ना, आणंद जिला है गुजरात का। एम का मतलब हो जाएगा मिल्क, यू का मतलब हो जाएगा यूनिट, और एल का मतलब हो जाएगा लिमिटेड। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लिमिटेड। और आपके नेवी डबल ए के अंदर अमूल की ये फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुकी है कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है? तो अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। भारत की सबसे पुरानी दुग्ध कंपनी। आज तो सरस, पायस, पता नहीं हजारों प्रकार की दुग्ध कंपनियां आ गई, लेकिन सबसे पुरानी दुग्ध कंपनी है अमूल, जिसके तहत अपने देश में दूध की पूर्ति करने का कार्य किया गया। ठीक है, तो याद दोबारा से सुन ले। देखिए, इस क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा वर्ष 1970 में गुजरात राज्य के आणंद जिले में अमूल कंपनी की स्थापना करके किया गया। और आज भारत दुग्ध उत्पादन में, यहां से नोट लगा याद रखना, भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? पहला। आज भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। यह प्रश्न इंडियन एयरफोर्स में आ गया कि दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। और अगर बात की जाए भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश भारत। और भारत के अंदर आज इतना ज्यादा जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है, भारत में इतना ज्यादा जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है, वो किसके बलबूते पर हो रहा है? वो इसी ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के बलबूते पर हो रहा है। ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहां से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बड़ी गहराई के साथ क्या करना है? याद रखना है। ठीक है बच्चा, यहां तक कृषि का जो टॉपिक था ये आधा कंप्लीट हुआ। कितना हुआ? 50% कृषि का टॉपिक यहां से कंप्लीट हो चुका है। आगे और ये तो अभी 2 ही क्रांति हुई है, ऐसी अपने को 19 क्रांति पढ़नी है। लगभग कितनी क्रांति? 19 या 20 क्रांति पढ़नी है। आपको डिटेल 2 की याद रखनी है। एक तो आपने पढ़ दिया श्वेत क्रांति, और एक आपको पढ़नी थी हरित क्रांति। इन्हें 2 की डिटेल याद रखनी है, बाकी किसी भी क्रांति की आपको डिटेल याद नहीं रखनी है। इन दोनों को आपको आराम से पढ़ना है। और जो पीछे पढ़ा दिया, अब तक जो पढ़ाया है मैंने, इसमें से 90% प्रश्न आपकी एग्जाम में आ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है दोबारा भी आ सकते हैं, और जो शेष बच गया उसको अपन बड़ी अच्छे प्रकार से आगे पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।